भूतिया खंडहर। राजस्थान के कुलधरा के पास एक बहुत ही डरावना और भूतिया खंडहर है, जिसमें ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। शहर से कोसों दूर होने के कारण ये खंडहर वर्षों से शहरी लोगों से अनजान था। एक दिन इस जगह का पता शिवम को लग जाता है, जो कि पेशे से एक नाटककार होता है। उसी शाम शिवम अपने नए प्ले के लिए जगह के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस खंडहर के मालिक का फोन आता है। शिवम, आप मुझे अपने प्ले की शूटिंग के लिए कह रहे थे? हाँ, मुझे आपका खंडहर शूटिंग के लिए चाहिए। जी, आप वो खंडहर शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या? गांव में ये अफवाह है कि वो खंडहर भूतिया है, और मैंने जब उस खंडहर को खरीदा था, उस पर काम कर रहे सारे मजदूर एक एक करके ना जाने कहां गायब होने लग गए, जो कि वापस फिर कभी नहीं लौटे। और बाद में ये खबर आई कि जिस दिन वो लोग गायब हुए थे, उसी दिन ही उन सब की मौत हो चुकी थी। देखिए, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, और हाँ, मैं एक भूतिया प्ले बना रहा हूँ, और मुझे मेरे प्ले के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी। ठीक है, आपकी मर्जी। आज आप किसी को भेज दीजिए उस खंडहर को देखने के लिए। ओके, मैं अपने आदमियों को उस खंडहर को देखकर अपने लिए रेडी करने के लिए कह देता हूँ। शिवम अपने सहायक वीर और शेरा दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है। दोनों शिवम के ऑफिस में आ जाते हैं, और शिवम उनसे बोलता है, तुम लोगों को कुलधरा के पास वाले खंडहर में जाकर उनकी जांच पड़ताल करनी है, और उससे हमारे नेक्स्ट प्ले के लिए तैयार करना है। पर सर, मैंने सुना है कि कुलधरा के पास वाला खंडहर भूतिया है। भूत पिशाच पर अगर मैं ऐसे ही विश्वास करता तो मैं इतना आगे तक कभी नहीं बढ़ पाता। सर, आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। अगले दिन वीर और शेरा उस खंडहर पर पहुंचते हैं, जो कि बाहर से बहुत ही डरावना दिख रहा था। वो कुछ दिन वहां रहकर वहां के कुछ कमरों को रहने लायक बनाते हैं। एक रात वीर और शेरा जब सो रहे होते हैं, तभी उन्हें खंडहर के ऊपर से एक आवाज आती है। शेरा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। चलो ऊपर चल के देखते हैं, तभी पता चलेगा कि ये आवाज कैसी है। वीर और शेरा खंडहर के ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं, और उन्हें एक संदूक दिखाई देता है। दोनों को लगता है कि ये संदूक पैसों से भरा हुआ होगा। दोनों उस संदूक को खोलते हैं, तभी पूरे कमरे में बहुत तेज रोशनी चमकती है, और फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है। अगले दिन वीर और शेरा दोनों मरे हुए मिलते हैं, जिसकी बातें आसपास के गांव में तक होने लगी थी। आपके दोनों आदमियों की मौत हो चुकी है, जो कि उसी भूतिया खंडहर की वजह से हुआ है। आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना बाकी लोगों के साथ में ऐसा ही करेगा वो भूत। मुझे इन सब में जरा सा भी विश्वास नहीं है, और मैं अपने प्ले को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे जो भी हो जाए। यदि शिवम प्ले को रोक देता तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता। फिर क्या था, अगले दिन शिवम अपनी टीम वानी, अंश और रघु, जो कि प्ले के एक्टर एक्ट्रेसेस और विलेन थे, खंडहर पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को पहुंचने में रात हो जाती है। टीम का एक गार्ड खंडहर का दरवाजा खोलता है, जो कि डरावनी आवाज से खुलता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अंदर पहुंचते हैं। शिवम अंश और वानी से कहता है, आज हम लोग शूटिंग नहीं करेंगे। सफर के कारण सभी लोग थक चुके हैं, इसलिए आप लोग जाकर आराम करो, हम कल रात को शूटिंग करेंगे। ठीक है सर। फिर ऐसा लगता है कि अंश के पीछे कोई खड़ा होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे घोड़े पर बैठा बिना सिर का आदमी खड़ा होता है, और उससे कहता है, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम सब मरोगे। ये सब सुनकर अंश चिल्लाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है
तो उसके सामने वानी और शिवम खड़े हुए होते हैं। वानी: तुम्हें क्या हो गया था? तुम हमें तुम्हारे कमरे में बेहोश लेटे हुए मिले। मुझे वहाँ एक सरकटा आदमी घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। वो कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। हाँ, तुम भी ना अंश। तुम भी ना अंश। थकावट के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुम आराम कर लो, कल से हमें शूटिंग भी करनी है। ठीक है, मैं अभी सो जाता हूँ, हम कल मिलते हैं। अंश सो जाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे से निकलकर खंडहर में पहुंच जाता है। वहां उसे एक सर हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। वो सर उसके पास आता और कहता है, अभी भी कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से अंश की नींद खुलती है। वो घड़ी में समय देखता है, रात के 12 बज रहे होते हैं। फिर अंश अपने आप ही कहता है, शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। फिर अगली रात शूटिंग का समय होता है। वहां वानी, अंश और रघु होते हैं। रघु भूत वाले अवतार में होता है। शिवम तीनों को स्क्रिप्ट समझाता है। इस सीन में रघु जो कि एक भूत बना हुआ होगा, वो वानी को परेशान कर रहा होगा, और फिर अंश जो कि इस प्ले का हीरो है, वो वानी को बचाएगा। चलो अभी 30 मिनट का ब्रेक है, सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाए। सभी लोग 30 मिनट बाद मिलते हैं, पर रघु कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और रघु कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। रघु अपने भूत वाले अवतार में आता है। लाइट, कैमरा, एक्शन बोलते ही प्ले की शूटिंग शुरू हो जाती है। रघु वानी को भूत बन के परेशान करने वाला सीन चालू हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने उस लड़के को चेतावनी दी थी कि यहाँ से चले जाओ, मगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए। अब इसका अंजाम तुम लोग खुद भुगतोगे। तभी पीछे से शिवम के चिल्लाने की आवाज आती है, कट कट कट। ये क्या बोल रहे हो तुम रघु? तुम्हें स्क्रिप्ट वाले डायलॉग बोलने हैं। तुमने लगता है अपने डायलॉग्स ढंग से याद नहीं किए। रघु जोर जोर से हंसता है और अपने सिर को घुमाकर पीछे की तरफ कर देता है और बोलता है, शिवम, तुझे प्ले बनाने का बहुत शौक है ना? अब तू नहीं बचेगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे खंडहर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तभी वो भूत शिवम पर जानलेवा हमला करके उसे घायल कर देता है और पूरे सेट में आग लगा देता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिससे वानी भी बेहोश हो जाती है और भूत अंश से कहता है, मैंने तुझे कहा था कि चले जाओ यहाँ से, पर तुम इंसान नहीं समझे। अब सब इस खंडहर से मुर्दा ही बाहर निकलोगे। आज की रात तुम सबकी आखिरी रात होगी। अंश भूत से बचने के लिए उससे दूर जाने लगता है। तभी वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जो कि बहुत सुनसान और डरावना होता है। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। अंश उस कमरे को बंद कर लेता है और खुद को भूत से बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी बाहर से भूत के बहुत जोर जोर से चीखने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तू चाहे जो भी कर ले, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर अंधेरे में ढूंढते हुए अंश को वहां एक संदूक मिलता है, जिसमें बहुत बड़ा सा एक ताला लगा हुआ होता है और उस पर लिखा हुआ होता है, इसे खोलने का प्रयास मत करना वरना मारे जाओगे। अंश बहुत मेहनत के बाद किसी तरह से उस ताले को तोड़ देता है और जैसे संदूक खुलता है, बहुत तेज से रोशनी चारों ओर फैल जाती है। अंश उस तेज रोशनी में किसी तरह देखने की कोशिश करता है तो उसे संदूक में रखा हुआ कई 100 सालों पुराना तांबे का एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस बॉक्स से उस भूत को रोका जा सकता है। इस छोटे से बॉक्स से उस भूत को कैसे हरा सकता है कोई? तभी अंश की नजर बॉक्स पर बंधे हुए चांदी के धागे पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। वो दरवाजा खोलता है और भूत उसे देख लेता है। अब तो और नहीं बच सकता मुझसे। भूत अंश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अंश बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि जो वो करने वाला है
उससे वो इस भूत से बच पाएगा या नहीं। भूत जैसे ही अंश को मारने के लिए उसके एकदम पास पहुंच जाता है, अंश उस बॉक्स को भूत के सामने कर देता है, पर भूत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता और वो अंश पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो बॉक्स भी अंश से दूर गिर जाता है। ये खंडहर सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रह सकता। अब तू अपनी आखिरी सांसें गिन ले। इतना कहकर भूत अंश की जान लेने के लिए जैसे ही उसके ऊपर आता है, अंश तभी भूत की तरफ घूमकर उस बॉक्स को खोलकर भूत के सामने करता है, जिससे वो भूत चिल्लाने लगता है और उस बॉक्स के अंदर कैद होने लगता है। अंश तभी उस चांदी के धागे से उस बॉक्स को बांध देता है, जिससे कि वो भूत बॉक्स से बाहर वापस ना आ सके। इसके बाद अंश उस बंद बॉक्स को संदूक में डालकर उसे भी बंद कर देता है और उस कमरे को भी बाहर से ताला लगा देता है। फिर वो वानी शिवम को बचाकर उस खंडहर से बाहर ले जाता है और अगले दिन सब लोग उस जगह को छोड़कर वहां से वापस लौट आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। राजन कार ड्राइव करते हुए एक ऑफिस के बाहर गाड़ी रोक देता है। रौनक, दीपक, प्रतीक और केशव के साथ ऑफिस से बाहर आता है और गुस्से में राजन से कहता है, कामचोर, आज रिजल्ट खुलने वाला है। कहाँ मर गया था इतनी देर तक? चल जल्दी गाड़ी चालू कर। जी मालिक। वो सारे लोग कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद स्ट्रांग रूम के पास मतगणना स्थान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और राजन के मालिक के भाई की पार्टी भारी मतों से जीत जाती है। मालिक, आज तो बड़ा ही शुभ अवसर है। आज तो पार्टी बनती है। पार्टी तो होगी, बहुत धूमधाम से होगी। तो एक काम कर, एक हफ्ते की छुट्टी ले ले और अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छी सी जगह पर चला जा और उसके बाद रात को मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। रौनक उसे कुछ पैसे दे देता है और फिर अपने दोस्त केशव, दीपक, प्रतीक के साथ नाचने लगता है। राजन खुशी खुशी अपने घर आता है और अपने मालिक की बात अपनी पत्नी को बताता है और छुट्टी मनाने अपने गांव चला जाता है। गांव से वापस आकर वो रात में उसके फार्म हाउस जाता है। राजन वहां पहुंचता है और देखता है फार्म हाउस के बाहर ताला लगा हुआ है। राजन अपने मालिक रौनक को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। लगता है मालिक बहुत गुस्से में है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तुम्हारे मालिक तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको याद नहीं है कि आज उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला था। राजन पलट कर देखता है, एक बहुत ही सुंदर लड़की हाथ में एक अखबार लिए कार के पास खड़ी हुई होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम कृतिका चौहान है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रौनक ने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। फिर वो मुझे छोड़कर कहीं चला गया। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे मालिक को जानती हो? कृतिका उसे एक फोटो देती है जिसमें वो और रौनक साथ खड़े हुए थे और कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं तुम्हारे मालिक की दोस्त हूँ और मुझे पता है वो कहाँ गया है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके यहाँ छोड़ दो। ठीक है, आप बैठ जाइए। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और राजन उस लड़की के बताए पते पर जाने लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अंधेरे में कार चलाते हुए उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो गाड़ी स्लो चला रहा था। राजन मिरर में देखता है कि वो लड़की अखबार पढ़ रही है। लगता है आपको अखबार पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए तो इतनी रात को भी आप पढ़ रहे हैं। कृतिका पेपर को बंद कर देती है। तुम पेपर नहीं पढ़ते? जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। आखिरी बार कब पढ़ा था? जी हो गए लगभग एक हफ्ता।
जब मैं अपने गांव गया था ना, तब मैंने पेपर नहीं पढ़ा था। मुझे ये पता चल ही गया था कि चुनाव कौन जीता। चुनाव में सिर्फ हार जीत नहीं होती, जीत का जश्न भी होता है। हाँ, होता तो है। मेरे मालिक जश्न मनाने के लिए ही अपने फार्म हाउस पर गए होंगे और फिर किसी काम से वहाँ से चले गए होंगे, आपको अकेला छोड़कर। वो मुझे छोड़ना ही कहाँ चाहता था। राजन उसकी बात नहीं समझता। तभी वो दोनों लड़की के बताए पते पर आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये घर पहली बार देख रहा हूँ। आपको पक्का यकीन है कि मालिक यहीं आए होंगे? मुझे पता है तुम्हारा मालिक यहीं है और ये मेरा घर है। राजन को कृतिका अपने घर आने के लिए कहती है। राजन अपने मालिक के डर से उस लड़की का कहा मान जाता है। तुम अंदर चलो, मेरा एक आखिरी काम अभी बाकी है। अंदर जाते ही तुम्हें मेरी मेड दिखेगी। तुम उससे कहना कि तुम रौनक के ड्राइवर हो। मेरा नाम मत लेना, मैं अभी आती हूँ। राजन अंदर चला जाता है। उसे मेड दिखती है और वो उसे कृतिका के कहे अनुसार बताता है कि वो रौनक का ड्राइवर है। मेड उसे सर पोंछने के लिए टॉवल देती है और फिर थोड़ा सा नाश्ता। कृतिका मैडम दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो अंदर आकर सीधा सो गई? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं, 4 दिन पहले ही कृतिका मैडम की डेड बॉडी सड़क के बीच मिली थी। राजन उस समय चाय पी रहा होता है। उसके हाथ से प्याली गिर जाती है। लेकिन मैं तो अभी अभी उन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं? आपके मालिक भी तो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो आजकल? इतना कहकर मेड चली जाती है। राजन को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी कार की तरफ भागता है। कार के अंदर जाते ही वो देखता है पीछे की सीट पर एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है जो कृतिका पढ़ रही थी। वो उस पेपर को उठाता है जिसमें 4 दिन पुरानी खबर होती है। 21 साल की लड़की की लाश बीच सड़क पर पाई गई, जिसकी जांच के बाद ये पता चला कि उसे चलती गाड़ी से किसी ने फेंक दिया होगा। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए। आखिरी बार सूत्रों के मुताबिक उसे रौनक रायचंदानी के फार्म हाउस पर पार्टी करते हुए देखा गया था। लड़की का नाम कृतिका चौहान बताया जा रहा है। राजन को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी कार तेजी से भगाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी डिक्की खुली हुई है। वो अपनी कार रोककर डिक्की बंद करने के लिए जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कार की डिक्की में रौनक, दीपक, केशव और प्रतीक की लाश पड़ी हुई थी। राजन कुछ देर वहीं बैठ जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके कार को पुलिस के पास ले जाता है। इन लोगों की 2 दिन पहले हत्या हो गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हत्या के 2-3 घंटे बाद ही इन लोगों की लाशें गायब हो गई थी और अब इन लाशों को अचानक कहीं से तुम लेकर आए हो और तुम कह रहे हो कि ये यहाँ कैसे आई? तुम्हें कुछ पता नहीं? सच सच बताओ, इनकी मौत के बारे में क्या जानते हो तुम? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है माई बाप। अगर मैंने उनका कुछ बिगाड़ा होता तो खुद पुलिस के पास क्यों आता? मुझे लगता है उनकी हत्या उसी लड़की ने की है जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम कृतिका चौहान था। ये सब बकवास है, भूत प्रेत का मामला नहीं है। मुझे लगता है इस लड़की और बाकी लोगों को किसी ने मारा है। हम जल्द से जल्द इसका पता लगा लेंगे। तुम अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी कार पुलिस जब्त कर लेगी और तुम्हारे साथ पूछताछ की जाएगी। पुलिस जब भी तुम्हें बुलाएगी तब तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान लगते हो, लेकिन फिर भी ये हमारा काम है सभी पर शक करना। राजन वहां से चला जाता है और पैदल ही अपने घर जाने लगता है। तभी उसे बीच रोड पर एक पेपर दिखाई देता है। राजन पहले तो कुछ सोचता है, लेकिन फिर उस पेपर को उठा लेता है। वो उस पेपर में एक खबर पढ़ता है। अपने फार्म हाउस में पार्टी कर रहे रौनक रायचंदानी अपने 3 दोस्तों के साथ मृत अवस्था में पाए गए। हैरत की बात यह है कि चंद घंटों बाद ही उनकी लाशें रहस्यमयी तरीके से चुरा ली गईं और उनकी मृत्यु कैसे हुई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। कमिश्नर वीपी सिंह का कहना है कि हत्यारा जो कोई भी हो, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। राजन अपने घर ना जाकर फार्म हाउस जाने की सोचता है। वो पैदल उसी रास्ते चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक टूटी हुई चूड़ी दिखाई देती है। उसे लगता है हो ना हो एक्सीडेंट यहीं हुआ होगा। वो आसपास देखता है तो उसे एक टूटा हुआ फोन मिलता है। वो फोन उठाकर देखता है तो उसमें एक वीडियो दिखाई देता है। रौनक को मैं अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो मेरे साथ पार्टी में जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने उसे उसके फार्म हाउस पर थप्पड़ मार दिया था। मुझे लगा रौनक शांत हो जाएगा,
लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे कार में बिठा दिया और जब उसका जोर मुझ पर नहीं चला तब उसने मुझे चलती हुई कार से फेंक दिया। मुझे बहुत ज्यादा चोट आई है। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, लेकिन अगर किसी को भी ये वीडियो मिलता है तो वो उसे पुलिस को दे दे प्लीज। राजन सब कुछ समझ जाता है और वो वीडियो लेकर पुलिस के पास चला जाता है। करीब 5 साल पहले की बात है। एक बेहद ही खुशहाल परिवार था। परिवार में माता लता, पिता सुधाकर, बेटा ऋषि और बेटी कविता थी। पिछले कुछ महीनों से घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। ऋषि और कविता के मम्मी पापा के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और माँ बाप के झगड़ों को समझने लगे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनके माँ बाप के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है, जिसकी वजह से ये सब लड़ाइयां हो रही हैं। बच्चे अपने मम्मी पापा को पास लाने के लिए कोशिश करने लगे। कभी अपनी मम्मी के फोन से पापा के फोन पर मिस कॉल या मैसेज कर देना, कभी एक साथ पार्क जाने की जिद करना। फिर एक दिन ऋषि और कविता आपस में बात कर रहे थे। ये मिस कॉल या पार्क जाना तो काम ही नहीं कर रहा। अब हम क्या करें कि हमारे मम्मी पापा एक दूसरे को और टाइम दे सके, बात कर सके। हम कहीं दूर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहाँ ज्यादा वक्त एक साथ रह पाएंगे। उन्होंने राजस्थान जाने का प्लान बनाया। दोनों मम्मी पापा के पास गए। मम्मी पापा, हम दोनों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है और हम राजस्थान घूमने जाना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों अपने पापा के साथ चले जाओ। मम्मी चलो ना, आप हमेशा मना करते रहते हो। प्लीज मम्मी। पापा प्लीज, मम्मी को मनाओ ना, आप ऐसा मत करो प्लीज। आप एक बार तो हम दोनों की बात मान लो। ठीक है बेटा, हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हम सभी 10 दिन बाद जाएंगे। अभी कुछ दिन मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हम पूरा राजस्थान मजे से घूमेंगे। मम्मी, हम 2 या 3 दिन के लिए घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि हम पूरे 10 दिन के लिए राजस्थान घूमने जाएंगे। ठीक है ना? मम्मी, आपने वादा किया है, तोड़ना मत। हम अपने साथ तुम्हारे छोटे चाचा अनिल को भी ले जाएंगे। वो राजस्थान घूम चुके हैं और वो हमें अच्छे से गाइड भी कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ मम्मी, एकदम ठीक है। 10 दिन बाद यात्रा वाले दिन वो सब राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि हवा महल, आमेर किला, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस, बिरला मंदिर आदि जगह घूमे। वो काफी जगह फोटोज भी खींचते हैं। मम्मी, मैंने सुना है राजस्थान का भानगढ़ किला काफी फेमस है। मम्मी चलो ना, एक बार वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे हमें एक बार देखना चाहिए, है ना? भूतों वाली जगह। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कहावतें हैं। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मैं भानगढ़ गया था। नहीं, हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तुम आजकल बहुत ज्यादा शैतान हो गए हो। चुप रहो। मम्मी, आजकल आप हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती हैं। आप बिल्कुल बदल गई हैं। हम बार बार राजस्थान में थोड़ी ना आएंगे। चाचा समझाओ ना मम्मी को। देख लो भाभी, बच्चे जिद कर रहे हैं तो चल लेते हैं। क्यों सुधाकर भैया, आप क्या कहते हो? इतना कहते ही ऋषि रोने लगा और लता को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन सुधाकर बिल्कुल शांत था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। अरे बच्चे ही तो हैं, चलो मन रखने के लिए दूर से ही देख आते हैं। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम बाहर से ही देखेंगे। हम उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सभी लोग भानगढ़ किला पहुंचते हैं। लता एक छोटा सा शीशा निकालकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही होती है और सुधाकर उसके पीछे खड़ा होता है। अचानक उसे शीशे में सुधाकर का भयानक भूतिया चेहरा दिखता है। उसके हाथ से शीशा गिर जाता है। और वो जोर से चीख मारती है। पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये किला देखने में तो काफी अच्छा है,
इसका इतिहास काफी पुराना है और काफी भूतिया भी है। ये जगह अरे चाचा, आप हमें डराने की कोशिश मत करिए, हम नहीं डरने वाले, हम मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं। हाँ। ये जगह देखने में काफी डरावनी लग रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चलो यहाँ से प्लीज। क्यों, अब क्या हुआ कविता? इतनी जल्दी चलो कैसे कह रही हो? बेटा, शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब दरवाजा बंद होने वाला है। चलो, अब देख लिया ना किला, अब चलते हैं घर। पापा, आप भी कुछ बोलो, क्या हुआ? आपको मजा नहीं आ रहा है क्या? आप जब से आए हैं बिल्कुल शांत। सुधाकर चुप रहता है। मम्मी, मुझे भेलपूरी खानी है। ठीक है, चलो लेते हैं। सभी का ध्यान भेलपूरी वाले अंकल की तरफ था। तभी मौका देखकर ऋषि किले के अंदर घुस जाता है और उस समय 5 बजने वाले थे। भेलपूरी वाला लता को भेलपूरी पकड़ाने लगता है तो एक बड़े नाखूनों वाला बड़ा दानव जैसा हाथ लता की बाजू पकड़ लेता है। लता फिर से चीख मारती है। क्या हुआ आपको? बार बार चीख क्यों मार रहे हो? किले के पास भूत दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मम्मी देखो, भैया अंदर जा रहा है और पापा भी उसके पीछे पीछे गए हैं। कैसे पिता है ये एक बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं। अनिल, अनिल जल्दी चलो। ऋषि किले के अंदर पहुंचता है। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। तभी उसके सामने से एक काला साया निकल कर जाता है। तभी सुधाकर वहां पहुंच जाता है। पापा, आप भी मेरे पीछे पीछे आ गए? बेटा 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 बेटा। पापा, आपको क्या हो गया? आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? पापा, बोलो बोलो पापा। अचानक से सुधाकर का सिर पूरा उल्टा घूम जाता है और आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है। हाथ टेढ़े हो जाते हैं और पैर बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। वो किसी दानव जैसा भयानक दिख रहा था। सुधाकर ने ऋषि को कसकर पकड़ लिया। ऋषि चिल्लाता है, पापा पापा पापा, ये आप नहीं है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो। सुधाकर जोर से हंसते हुए मेरे साथ चलो, ये दुनिया बहुत बुरी है। सभी लोग वहां के वॉचमैन के साथ पहुंचते हैं। सुधाकर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो उसे, मैं कहता हूं छोड़ो उसे। कविता को भी वहां काला साया दिखाई देता है। वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और वॉचमैन डर के मारे भाग जाता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, तुम एक बुरे पिता हो। मम्मी, ऐसा मत कहो, पापा हमेशा से अच्छे थे, लेकिन आप ही उनकी बात नहीं सुना करती थी। सुधाकर को गुस्सा आता है और वो वहां पर पड़ी हुई एक नुकीली लकड़ी को लता की तरफ अपनी अदृश्य शक्ति की मदद से फेंकता है, लेकिन बीच में अनिल आ जाता है और वो नुकीली लकड़ी उसके सीने के आर पार हो जाती है। नहीं। वो भी बेहोश हो जाती है। ऋषि रोते हुए, पापा पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं आ सकता, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। ऋषि को वहां पर कई सारी आत्माएं दिखती हैं। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके पिताजी उन सभी आत्माओं से उनको बचाते हैं और सुधाकर उन सभी आत्माओं के साथ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग पहुंचते हैं और उन सभी को वहां से निकालते हैं, और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पुलिस को पाते हैं। सुधाकर ने पास के एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। हमें इसी सिलसिले में आपके घर की छानबीन करनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, वो तो हमारे साथ घूमने गए थे। ये देखिए, मैं आपको फोन में उनकी फोटोज दिखाता हूँ। ऋषि फोन में फोटोज देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोटोज में सुधाकर नहीं होता। सर देखिए, अलमारी में एक चिट्ठी पड़ी है, देखने में तो सुसाइड नोट लगता है। पर सर ये तो बताइए, हुआ क्या है, किया क्या है हमने? चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा और मेरे छोटे भाई अनिल से हमेशा संबंध बनाए रखे।
मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। शादी के 8 साल बाद से उसका संबंध मेरे भाई से था। मैं अब खुद को और नहीं रोक सकता और अब इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। सुधाकर। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि सुधाकर उन सब के राजस्थान जाने से एक दिन पहले ही मर चुका था। उनके साथ सुधाकर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। लता अपने गलत कर्मों का नतीजा भुगत रही होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।